सोचो, अगर कोई आपको सिर्फ देख रहा हो, ना अटैक कर रहा हो, ना बात कर रहा हो, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हो, हर रिएक्शन, हर एक्सप्रेशन, हर डर, ताकि वो आप जैसा बन सके, तो फिर असली खतरा जंगल है या वो चीज जो आपका डुप्लीकेट बन सकती है? कहानी शुरू होती है एक घने अंधेरे जंगल से, जहां एक आदमी जान बचाता हुआ भाग रहा होता है। सांसें टूट रही होती हैं, कपड़े फट चुके होते हैं, पैरों से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि कोई उसके पीछे है, कोई जो दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद है। वो सूरज की डायरेक्शन फॉलो करता है ताकि एग्जिट मिल सके, लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और अंधेरा फैलने लगता है। तब उसे एक बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। वो कंफ्यूज होता है, मगर दूसरी डायरेक्शन में भागता है और कुछ देर बाद फिर वही बोर्ड, फिर वही नंबर, जैसे जंगल सीधा नहीं बल्कि गोल हो, जैसे कोई इनविजिबल बाउंड्री हो जहां से निकलना नामुमकिन हो। अंधेरा गहरा होता है, परिंदे एक साथ उड़ जाते हैं, जमीन हल्की सी हिलती है और अंधेरे से कुछ साए निकलते हैं जिन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते। सिर्फ उस आदमी की चीखें सुनाई देती हैं और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। 6 दिन बाद हम मिलते हैं मीना से, जो एक सिंपल सी लड़की है और बर्ड शॉप में काम करती है। उसे एक गोल्डन पैरेट डिलीवर करना होता है शहर से दूर एक जगह पर। वो जीपीएस लगाकर निकल पड़ती है। रास्ते में मिसिंग लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं, लेकिन वो उन्हें सीरियस नहीं लेती। शॉर्टकट लेने का फैसला करती है और यही गलती हो जाती है। जीपीएस उसे एक जंगल के अंदर ले जाता है। सिग्नल्स डेड, रेडियो बंद और अचानक गाड़ी खराब। वो मदद ढूंढने निकलती है, लेकिन जब वापस आती है तो गाड़ी गायब होती है। इमेजिन करो, आप जंगल में अकेले हो और आपकी सिर्फ एक सेफ्टी चीज, आपकी कार, बिना आवाज के वैनिश हो जाए। हर तरफ सेम दरख्त, सेम रास्ता, सेम हवा, और फिर उसे भी वही बोर्ड नजर आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। अंधेरा फैलता है, जमीन हिलती है, उसे किसी की नजरों का एहसास होता है और तब एक बूढ़ी औरत भागते हुए कहती है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। मीना उसके पीछे भागती है और एक कंक्रीट कमरे में घुस जाती है जहां 3 लोग होते हैं, मैडेलाइन, सिएरा और डैनियल, और कमरे में एक बड़ा सा 1 वे मिरर लगा होता है। मैडेलाइन बताती है कि रात को वॉचर्स आते हैं जो शीशे के दूसरी तरफ खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देख सकते। यहाँ 3 रूल्स हैं: रात को दरवाजा नहीं खोलना, मिरर की तरफ पीठ नहीं करनी और दिन में गड्ढों के पास नहीं जाना, क्योंकि दिन में वो जमीन के नीचे रहते हैं और धूप उनकी स्किन जला देती है। पहली रात मीना मिरर के सामने खड़ी होती है और बाहर से हल्की सी थप थप की आवाज आती है। शीशे के उस पार साए हिलते दिखते हैं और मैडेलाइन कहती है, स्माइल करो क्योंकि वो देख रहे हैं। सोचो, कोई मॉन्स्टर आपको देख रहा हो और आपको नॉर्मल बिहेव करना हो ताकि वो खुश रहे। ये फिजिकल हॉरर से ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, क्योंकि ये अटैक नहीं करते, ये सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। अगले दिन मीना जंगल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल उसे घुमाकर फिर वहीं ले आता है। मैडेलाइन उसे डजन्स ऑफ 108 बोर्ड्स दिखाती है जो गोल दायरे में लगे होते हैं और बीच में सिर्फ वो कमरा। मतलब ये कोई नेचुरल जगह नहीं बल्कि एक ट्रैप है। मीना और डैनियल एक गड्ढे में उतरते हैं जहां पुराने लोगों का सामान मिलता है, कैमरास, बैग्स, बच्चों के टॉयज, मतलब यहाँ फैमिलीज भी फंसी थी। फिर उन्हें एक हिडन बंकर मिलता है जहाँ फूड सप्लाईज, लाइट्स और रिकॉर्डिंग्स होती हैं। यहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर मार्टिन नाम का एक रिसर्चर लोगों को पैसों का लालच देकर जंगल में भेजता था और खुद बंकर में छुपकर वॉचर्स को स्टडी करता था जब वो लोगों को मार देते थे। मतलब इंसान भी कम मॉन्स्टर नहीं था। रिकॉर्डिंग से रिवील होता है कि वॉचर्स असल में पुरानी फेक क्रीचर्स हैं जो कभी इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा देकर जमीन के नीचे कैद कर दिया। सदियों बाद वो निकले, लेकिन कमजोर, उनकी ज्यादा पावर्स चली गईं और सिर्फ शेप शिफ्टिंग एबिलिटी बची। अब वो इंसानों को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनका रवैया, इमोशंस और एक्सप्रेशन सीख कर दोबारा इंसानी सोसाइटी में घुस सके। डैनियल मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है और मैडेलाइन पर शक करता है। रात को वो मीना और मैडेलाइन को बाहर छोड़ देता है जहां पहली बार वॉचर्स क्लियरली नजर आते हैं। लंबे पतले जिस्म, अननेचुरल मूवमेंट, चेहरे जो इंसानी लगते हैं लेकिन बिल्कुल इंसानी नहीं। वो चलने के बजाय ग्लाइड करते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होती हैं। किसी तरह सब वापस अंदर आते हैं, लेकिन वॉचर्स दरवाजा तोड़ देते हैं और सेफ रूम फैल जाता है। प्रोफेसर की लास्ट रिकॉर्डिंग बताती है कि शाम को जिस डायरेक्शन में परिंदे उड़ते हैं उस तरफ भागना ही एग्जिट है।
सुबह सब पैरेट को आजाद करते हैं और उसकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। घंटों चलने के बाद एक नदी मिलती है जहां बोट होती है और लगता है कि वो बच गए, लेकिन अंधेरा होते ही सियरा का हस्बैंड जख्मी हालत में नजर आता है और डैनियल मदद करने जाता है। तब वो हस्बैंड एक अजीब सी अननेचुरल स्माइल देता है और उसका चेहरा चेंज होने लगता है। वो एक वॉचर होता है जो परफेक्ट इंसानी रूप ले चुका होता है और सबके सामने डैनियल को मार देता है। बाकी लोग बोट में बैठकर नदी क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि वॉचर्स पानी क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वो किनारे पर खड़े रहते हैं सिर्फ देखते हुए, जैसे कह रहे हो गेम खत्म नहीं हुआ। शहर पहुंचकर मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है डेटा डिलीट करने, लेकिन वहां एक और रिकॉर्डिंग मिलती है जहां बताया जाता है कि जब इंसान और फेस साथ रहते थे तो उनके बच्चे पैदा होते थे जिन्हें हाफलिंग्स कहते थे, हाफ ह्यूमन हाफ फे, जो पूरी तरह इंसानी रूप ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, और मरे हुए इंसानों का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। अब असली डर शुरू होता है क्योंकि जंगल सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड था और टारगेट शहर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, हम हो सकते हैं। अगर कोई आप जैसा बन सकता है, आपकी आवाज, आपका रवैया, आपकी आदतें कॉपी कर सकता है, तो फिर आपका वजूद क्या रह जाता है? और अगर जो लोग जंगल से बचकर आए उनमें से कोई 100% इंसान ना हो तो कैसे पता चलेगा? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। शायद जंगल दूर हो, लेकिन देखने वाले शायद अब भी यहीं कहीं मौजूद हों।